अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सियासत में हलचल है और हर रोज़ ही हम इस पर गुफ्तगू भी करते हैं। कोई ना कोई डेवलपमेंट, कोई ना कोई सियासी राब्ता और मुलाकात, कोई ना कोई सियासी बयान आता है जिससे सब नज़रें जोड़ लेते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या मकासद हैं। क्योंकि आजकल माहौल ऐसा चल रहा है कि कुछ पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं और कुछ सामने। ऐसी ही एक अगर कहा जाए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन गुफ्तगू में आई है और वो है जनाब शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। और इस दौरान जो दो इलेक्शन कमीशन की तकर्रियाँ थी उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। पंजाब और केपी के जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो काफ़ी अरसे से जो ओहदे खाली थे, उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है, तो उसके ऊपर दोनों ने मुशावरत की है कि कौन से नाम होने चाहिए जो कि वज़ीर आज़म के साथ डिस्कस किए जाएँ और उनके कंसेंसस जो है वो डेवलप किया जाए। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक महदूद रही है या फिर इससे बढ़कर भी कुछ है? क्या पीडीएम को वापसी के कोई इशारे भी हैं? क्या वो इंटरेस्टेड हो सकती है दोबारा पीडीएम ज्वाइन करने में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि पंजाब में फिर से तब्दीलियों की बाज़गश्त है और इधर पीटीआई जो है वो भी अपने इत्तेहादियों के साथ कोशिश कर रही है कि अच्छी तरह से बना कर रखे और चीज़ें जो हैं वो आगे लेकर चले। तो ये सारी सियासी जोड़ तोड़ जो है इसकी कहानी प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब पहली तरफ आते हुए, जैसे मैंने शहबाज शरीफ और बिलावल की गुफ्तगू की बात की, टेलीफोन पर उन्होंने गुफ्तगू की, ये बात आप समझते हैं कि सिर्फ जो तकर्रियाँ हैं उसके ऊपर मुशावरत तक महदूद रही है, इसीलिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समीना, बिलावल का शहबाज शरीफ से रब्ता करना कोई गैर मामूली बात नहीं है। बिलावल भुट्टो अपनी जमात के सरबराह हैं और शहबाज शरीफ अपनी जमात के सरबराह हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर भी हैं। तो अब ये बातें इन दोनों को अच्छी तरह से पता है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पार्लियामेंट में इनको मुत्तहिद होना पड़ेगा। और फिर क्योंकि हुकूमत ने इन तकर्रियों के हवाले से ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन में जो पंजाब और केपी की खाली सीटें हैं उसमें अपोजिशन लीडर से ही क्योंकि मुज़ाकरात करना होते हैं, अपोजिशन लीडर से ही डिस्कशन करना होती है, तो उसके लिए भी उस सिलसिले में भी इनकी मुलाकात है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये गुफ्तगू हुई है ये मुलाकात में बदलेगी, ये मुलाकात में भी बदलेगी। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ जल्द मिलेंगे भी। और दूसरा ये है कि इसमें अगर ये जो आप कह रहे थे कि कुछ लोगों का ख्याल है कि कहीं पीडीएम में वापसी की बात, तो मैं समझ जाऊं कि पीपल्स पार्टी के पीडीएम में वापसी के अब कोई चांसेस फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से जो स्ट्रेटेजी है उसके हवाले से है, क्योंकि अब दोनों जमातें जो ये हैं उनका भी सारा ध्यान, सारी तवज्जो अगले इलेक्शंस की पर ही है, इसलिए ये अब उस हवाले से सारी गुफ्तगू। इलाली साहब, आपके साथ आते हुए मैं एक छोटी सी चीज़ ज़रूर ऐड कर दूं। ज़ाहिर आप इस कॉन्वर्सेशन के ऊपर अपना कमेंट दें, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि जब 18वीं तरमीम की गई थी, 18th अमेंडमेंट, उसमें ये बात तय की गई कि जो अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के जो है ये तय करें मामलात, इस तरह की और अहम तकर्रियाँ, चेयरमैन नैब भी है, इलेक्शन कमीशन के भी मामलात हैं। और उसके बाद हमने ये देखा है कि हमेशा ये चीज़ें बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती हैं, बार बार डेडलॉक हो जाता है, कोई बंदा एक ऐसा मिलता ही नहीं है जिस पे दोनों राजी हो जाएं। डू यू थिंक कि ये एक सही प्रोसीजर है 18th अमेंडमेंट में तय किया गया? क्योंकि इससे तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आते हैं। व्हाट डू यू से? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझता कि ये सीधा अच्छा प्रोसीजर है। और 18th अमेंडमेंट में बहुत सारे खामी हैं और मैं शुरू से कहता हूं कि 18th अमेंडमेंट ने इस फेडरेशन को खासा कमज़ोर किया है। मगर अब हम आपका जो एक लिहाज से सवाल ये है कि भाई ये वजह क्या है कि बिलावल भुट्टो और अब शहबाज शरीफ लग रहा है कि इकट्ठे होना चाहते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो और पीपीपी और नून लीग क्यों अलग हुए थे? वो इस पीपल्स पार्टी और नून लीग इसलिए अलग हुए थे ना कि एक तो सेनेट सीट जीतना था पीपीपी को, ठीक है कि नहीं, गिलानी साहब के लिए,
अब वो जो सेनेट सीट है उन्होंने हासिल कर लिया है, वो अलहदगी हुई उनकी, इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, किसने? पीपीपी ने उन लोगों से बात की जो दे आर नॉट ट्रेडिशनल फ्रेंड्स, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जिलानी साहब अपने सीट जीत गए। हाँ, ये भी चाहते थे कि चेयरमैन वो इलेक्ट हो जाएं, मगर वो नहीं हो सका, वो टेक्निकली डिस्क्वालिफाइड हो गए। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हालांकि तो एक मकसद तो उन्होंने पीपीपी ने अलग होकर पूरा कर लिया। अब बात असल दूसरी ये थी, हाँ, दूसरी बात ये थी कि नून लीग ने कहा और मौलाना साहब ने कहा आप इस्तीफा दें और फिर लॉन्ग मार्च पे हम चलते हैं। इन्होंने कहा नहीं, पीपीपी ने कहा नहीं है, हम उससे बिल्कुल खुश नहीं है, हम क्यों अपनी हुकूमत 2-3 साल के जो है दे दें खामखा, हम नहीं रिजाइन करेंगे। तो उस पे भी अलहदगी की बात हो गई थी। तो अब वो दोनों मकसद इनके पूरे हो गए हैं, वो सेनेट सीट भी जीत गया है पीपीपी, और जो नहीं रेजिग्नेशन करना चाहते हैं, अब आप देखिए लॉन्ग मार्च हो रहा है मगर नून लीग तो नहीं रिजाइन कर रही है और जेयूआई तो नहीं रिजाइन कर रहा है। तो अब उनके कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग, अब माने उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, अब उनका एक ही चीज है जो ब्रिंग्स देम टुगेदर, किसी तरीके से इमरान खान को हटाओ, भाई मार्शल लॉ से हटाओ या मार्शन लॉ, वो दूर से जो दूसरे मुल्क से दूसरे आसमान से जो आते हैं उनके साथ मिलके हटाओ, नेशनल गवर्नमेंट मिलके हटाओ, हमें परवाह नहीं है, इमरान खान को निकालो। अब ये इनका एक यूनिफाइंग फैक्टर हो गया है। अच्छा। और ये देख रहे हैं कि इमरान खान इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। आधे हाफ अ डजन फॉरेन मिनिस्टर्स आ गए हैं बाहर के मुल्क से इनको शुक्रिया करने के लिए, इनका क्रेडिट ये बढ़ रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई हमें मिलना चाहिए, हम अकेला ये काम नहीं कर सकते, गॉट योर पॉइंट, तो मिल के हम इसको तो आपको लगता है कि ये बुग़्ज़ इमरान में जो है आपस में मोहब्बत इतनी बढ़ रही है और इसकी कोई रीजन नहीं, लेकिन इमरान साहब आप समझ रहे हैं कि ये जो तकर्रुरियाँ की एक गुफ्तगू ही हुई है और एक नॉर्मल बात है जैसे आपने कहा, उसको हम इतने बड़े पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं क्या? देखें, बात तो कोई भी बनाई जा सकती है ना। अच्छा? नहीं, हिलाली साहब की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो बात ख्वाहिशें तो कुछ भी की जा सकती है। वो कहते तो ये भी है ना कि जरा सी बात अंदेशा है जिसने बढ़ा दिया है फकत ज़ेब दास्तान के लिए। ऐसे तो बात तो कुछ भी हो सकती है। देखना तो ये ऑन ग्राउंड होता क्या है। हम असल में अब सूरत हाल देखें तो देखें, ये हिलाली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी ये पहले बात की है कि अब वो जो हैं क्योंकि पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं इसलिए वो इकट्ठे हुए। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि क्या वो आगे मुस्तकबिल में भी इकट्ठे होंगे? तो मेरा इस पे जवाब है सीधा कोड जवाब है नहीं। लेकिन जवाब पीपल्स पार्टी से ही ना ले लिया जाए क्या ख्याल है? हाँ, वो भी ले लेते हैं, लेकिन इसलिए कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, यही बात है या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, आज जो गुफ्तगू हुई है शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ फ़ोन पर, ये सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्रुरियाँ हैं वहाँ तक ये मुशावरत तक महदूद थी या इस पर कोई ग्रेटर पर्सपेक्टिव में मिलकर चलने पर आगे और उस पर भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, एक तो बात आप बिल्कुल ज़हन में रख लें कि हम चौधरी साहब हम आपको सुन नहीं पा रहे, माजरत के साथ चौधरी साहब आपको सुन नहीं पा रहे, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं और फिर आपकी गुफ्तगू पहुंचाएंगे नाजरीन तक, क्योंकि हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। लेकिन इमरान साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे, आपको नहीं लग रहा कि ये आगे मिलके नहीं चलेंगे चाहे इमरान खान जितने भी स्ट्रॉन्ग हो? नहीं, इमरान है तो नहीं समझता कि स्ट्रॉन्ग अभी हो गए हैं, अगर हूँ। हाँ जी, देखें ना, इसकी वजह यह है कि महंगाई जितनी बढ़ चुकी है और जितनी बढ़ने जा रही है। अभी आपको पता है कि LNG के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं कि फ्यूचर में आपको LNG
दुनिया में सबसे हाईएस्ट प्राइस पे मिलने वाली है, तो उससे बिजली आपकी मज़ीद महंगी होगी, एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा और उसमें फिर हर चीज़ महंगी होगी। यानी अगर आपकी महंगाई अभी काबू नहीं आ पा रहे बल्कि मज़ीद इजाफा होगा तो इमरान खान के लिए मसाइल में भी इजाफा होगा। ये ठीक बात है कि अगर उन्होंने खारजा उमूर को संभाला है या बेहतर परफॉर्मेंस की है तो अच्छी बात है, हुकूमत को करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मसला मेरे नजदीक हुकूमत को जो तंग करेगा वो महंगाई है। अच्छा, चौधरी साहब से हमारा राब्ता फिर से हुआ है। चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही जी, अब आपकी भी आवाज बिल्कुल क्लियर है। जी चौधरी साहब, आप फरमा रहे थे कि जो बातचीत हुई है वो किस हद तक हुई है, किन किन टॉपिक्स पे बात हुई है? देखिए ना, हम दो अलग पार्टीज हैं लेकिन इत्तेफाक से आप हमारा अपना एक नुक्ता नजर है, नून लीग का अपना नुक्ता नजर है, हम दोनों इत्तेफाक से इस वक्त अपोजिशन में है। तो इसलिए जो किसी हद तक जो अपोजिशन के इश्यूज हैं उस पर हमने तो हमेशा कहा है तो घर भेजे, नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। पंजाब के अंदर इलेक्शन बजट से पहले हो सकता था, सेंटर में हो सकती थी, और वो हमें कहते थे कि आपके पास वोट किधर है, नंबर्स किधर है। फिर हमने नंबर्स पूरे करके दिखा दिए, लेकिन फिर भी नून लीग नहीं चाहती। खैर ये उनका नुक्ता नजर, लेकिन हम ये कहते हैं कि बिल्कुल वो हो सकता है उनके खिलाफ। और जो है इस वक्त आज तो इस इश्यू पे बात हुई है इलेक्शन कमीशन वाले पे, और फिर लेकिन चौधरी साहब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो अभी तक काफी सॉफ्ट हैं पीपल्स पार्टी के साथ, कोई खास उन्होंने ऐसा मरियम की तरह तुंदो तेज बयान नहीं दिया, ना मौलाना साहब की तरह। तो अगर वो उनकी तरफ से ऑफर आए कि जनाब आप आ जाइए, दोबारा तशरीफ ले आए पीडीएम में, फिर मिलके बात करते हैं, अदम एतमाद की भी करते हैं और भी करते हैं, तो फिर क्या सोच सकती है पीपल्स पार्टी? पीडीएम तो अब गॉन केस है, पीडीएम के बारे में तो मेरा ख्याल अब नहीं हो सकता जिस लेवल पे चीजें हुई है, जिस तरह से तोड़ा गया। कभी मैंने आज तक सियासी इत्तेहादों में कभी किसी को नोटिस मिलते नहीं देखे। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है, दुनिया की तारीख का शायद वाकया। तो ये सारी चीजें हैं इस वक्त। लेकिन एक बात है कि हम इसको दूसरे पहलू से देख सकते हैं कि हमने उनको कहा है, वो तो नून लीग का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमने उनको कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि दोनों जमातें अपोजिशन में बैठी हैं तो अपना रोल अदा करेंगी। लेकिन एक आज बिलावल साहब ने कहा है कि आप अपोजिशन लीडर हैं, आप बाहर निकलें और इस हुकूमत को टफ टाइम दें। अच्छा, तो ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन वो तो मुफाहमत के बयानिए की बात करते हैं, वो तो कोई टफ टाइम देने की बात नहीं कर रहे। तो इस ये काबिल कबूल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, काबिल कबूल होना या ना होना ये तो बात का इशू है। हम तो उनको एक बात कह सकते हैं, वो कही है, हम अपने तौर पर लगे हुए हैं। चेयरमैन साहब आपके सामने। अच्छा चौधरी साहब, 8-10 दिन से चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि अगर कौमी हुकूमत के हवाले से जो बातें हो रही हैं और शहबाज शरीफ के बयान को लेकर भी बातें हो रही हैं, तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि कौमी हुकूमत की कोई सूरत बने तो पीपल्स पार्टी क्या उस कौमी हुकूमत का हिस्सा बनेगी? अभी तो ये ऐसे ही है तजवीज़। एक दिन कौमी हुकूमत की बात कर दी, दूसरे दिन नवाज शरीफ मरियम नवाज ने कौमी मुफाहमत की बात कर दी। अब किस बात को संजीदा लिया जाए, आप ही बता दें। अच्छा, तो पीएमएल-एन खुद यकसूनी आपको दिखाई दे रही? नहीं चौधरी साहब, हमें चौधरी साहब बिल्कुल वो तो बात ठीक है, लेकिन सियासत तो हमेशा मफरूजों पे ही होती है ना, मफरूजों पे ही चीजें तय की जाती हैं। नहीं, मफरूजों पे नहीं होती, पर्सपेक्टिव बनाया जाता है, पॉलिटिक्स का एक पेश मंजर बनाया जाता है। आप अपनी फिर उस पे हिकमत अमली वाज़े करते हैं, और आपका पेश मंजर अगर दुरुस्त है तो आपकी हिकमत अमली दुरुस्त है तो आप कामयाबियां हासिल करते हैं। अगर आप सिर्फ मफरूजों पे और तखयलाती सियासत करेंगे उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमा दीजिए कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या चाह रही है? क्या टाइम पे आप लोग इलेक्शन देख रहे हैं, अर्ली इलेक्शन देख रहे हैं? क्या आप लोग इस वक्त किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, गिराने की या फिर हुकूमत बनाने की? नहीं, देखिए ना, हुकूमत गिरेगी तो बनेगी। पहली तो बात यह है कि ये अपने वजन से गिरने वाले हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन हद तक खौफनाक है। अमली तौर पर जो भी सियासत में, महंगाई को देख लें, बेरोजगारी को देख लें, आप गुर्बत को देख लें, आप खारजा पॉलिसी को देख लें, दाखिला पॉलिसी को देख लें, कोई भी चीज देख लें, उठाकर तबाही की तरफ ये ले गए। शायद चीजें
जल्दी से संभल भी ना पाए। अच्छा तो अच्छा जोहर साहब ये भी फरमा दीजिए। हिलाली साहब सवाल करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। देखिए बेचारे चौधरी साहब से आप क्या कहलवाना चाहते हैं? उन्होंने बता दिया है कि ही इज नॉट सीरियस, ये कोई सीरियस प्रपोजल है ही नहीं। अब आप खींच खींच के कह रहे हैं और क्या होगा क्या होगा, वो कह दिए आपको कुछ नहीं होगा। दिस इज अ नॉन सीरियस मैटर। वो झुक झुक के फिर मिलेगा मरियम से अगर जरूरत पड़े, और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब ये फरमा दीजिए कि जो इलेक्शन इस्लाहात की बात हो रही है, ईवीएम पे पीएमएल-एन ने तो बड़ा खुल के तनकीद की है और अपना मौकिफ दिया है। पीपल्स पार्टी ईवीएम को लेकर और जो दीगर इंतखाबी इस्लाहात हैं उस पर क्या सोच रही है? देखिए उन्होंने ईवीएम का शोर कर दिया। असल मसला ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन का, और उसके लिए और बहुत सारी चीजें हैं जो करने वाले हैं। ईवीएम एक बहुत छोटा सा उसका पार्ट है। इनका प्रॉब्लम यही है कि जो बहुत छोटा सा पार्ट होता है उसको उठाकर बहुत किसी लेवल पे ले जाते हैं और जो टोटल इश्यू होता है उसको अंडरमाइन कर देते हैं। अब पहले तो इनको ये लेकर जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने, और फिर बाकी पार्टियों को उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई ने अकेली ने इलेक्शन को नहीं लड़ना, ये इस मुल्क का इशू है। तो इस पे अगर सारे इत्तेफाक करें तो ठीक है, वरना तो कोई चीज भी ऐसे हवा में। आप तैयार हैं वैसे देखने के लिए ईवीएम को और इससे रिलेटेड जो इस्लाहात हैं? मैंने ना सिर्फ मैं 2012 में इंडिया में देख के आया था, मुझे मेरी पार्टी ने भिजवाया। मैंने ईवीएम पे वोट डाले हुए हैं। हाई कोर्ट का इलेक्शन ईवीएम से होता है। इस साल कसूर बार का इलेक्शन भी। आपका क्या पर्सनल फिर व्यू है चौधरी साहब इस पर? इसमें खराबी की जा सकती है। अच्छा ठीक है, चलिए। लेकिन चौधरी साहब वैसे खराबी तो इस सिस्टम में भी है और हुई भी है, की भी गई है हमेशा, जैसे आप लोग वो है, लेकिन आप जो करने वाली चीजें हैं वो कर नहीं रहे और छलांगे लगा रहे हैं हमका। अच्छा आप लोगों को बायोमेट्रिक के जरिए शनाख्त कर सकते हैं, उससे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, और उसमें से एक वोट भी निकल सकता है जिसको बंदा जाकर स्टैम्प करके अपने डाल दे। इसमें तो अभी इंडिया में प्रॉब्लम आ रहा है, बंगाल के अंदर वहाँ पे डिब्बों में वोट और है, ईवीएम पे और है। ठीक। उससे पहले 200 वोट डाल दिया था इधर सिंगापुर वाली साइड से, थाईलैंड में। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम्स हैं जो कि दूर होने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब, आपने दिया और अपनी गुफ्तगू। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी साहब की, लेकिन इस पे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पे मैं ज़रा कमेंट ले लूँ हिलाली साहब का भी। हिलाली साहब आप बुरा ना माना करें जब कोई अपना कमेंट दे रहा है, जो भी उनके पर्सपेक्टिव्स हैं जाहिर है वो उसमें रहते हुए अपने पैराडाइम में रहते हुए ही बात करेंगे। लेकिन हिलाली साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो इलेक्शन कमीशन की तकर्री है वो हो जाएगी गिवन टाइम में, और ये जो बाकी इस्लाहात हैं? आई हैवंट अ क्लू, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा या नहीं होगा। अगर अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं कि ये जो कमिश्नर्स को अपॉइंट होना है, इसके बारे में आप कह रहे हैं कि ईवीएम के बारे में? जी अपॉइंटमेंट्स की भी मैंने पूछा। तो ये पता नहीं, ये अग्री तो कभी करेंगे नहीं। अब हर आदमी अपना घोड़ा दौड़ाएगा, एक घोड़े पे एग्रीमेंट नहीं होगी। क्या पता सुप्रीम कोर्ट के पास मसला जाए और उनको अपॉइंट करना पड़े। आई डोंट नो। मुझे ये भी नहीं पता है कि इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सर वो पार्लियामानी कमेटी एक बनाई जाती है, उसके जो इसमें पूरा प्रोसीजर है कि अगर आपस में नहीं हो कंसेंसस तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसके अंदर फिर फर्दर डिस्कशन होती है और वो डिसाइड करती है, और उसमें भी ना हो तो उसका भी फर्दर है, लेकिन बहरहाल आमतौर पर उसमें ही बात बन जाती है। मेरे ख्याल में बन जाएगी, उस हद तक बन जाए, कोई ना कोई को ले लेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जी पंजाब में बड़ी सरगर्मी नज़र आ रही है, और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि आपस में मुशावरतें हो रही हैं, बल्कि कुछ तकर्रियाँ और तबादले पंजाब की हद तक भी बड़ी तेज़ी से होने जा रहे हैं। कौन से हैं उस पर एक बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब की जहां मैं बात कर रही थी कि मुख्तलिफ मुलाकातें मुशावरतें हो रही हैं, ज़ाहिर है काफ लीग और पीटीआई में भी अहम मुशावरत हुई है कुछ बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती निज़ाम को लेकर के, और इसके साथ साथ दूसरी जानिब सुना है कि जी वज़ीर आला पंजाब भी बड़े मुतहरिक हुए हैं और कुछ फिर से तब्दीलियाँ हैं, कैबिनेट में भी हो सकती हैं, और इसके साथ साथ दीगर भी IG का भी सुनने में आ रहा है कि नाम वो दे दिया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को। क्या है सूरत हाल, ज़रा इमरान साहब से जानते हैं। इमरान साहब
क्या हो रहा है फिर से पंजाब में? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि वफाक जो है उसमें हुकूमत का रास्ता पंजाब से होके जाता है। तो पंजाब एक ऐसा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, और यहाँ पे इस वक्त पीटीआई की हुकूमत भी है। और अपोजिशन को अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून का होम ग्राउंड भी पंजाब है। लिहाजा इस वक्त अगला इलेक्शन जो है उनकी अगर आप तैयारी देखें और उसका नतीजा देखें तो आपको पंजाब में ही मैदान जंग यहाँ पे नजर आएगा। अब सूरत हाल ये है कि आज तक ये जो 3 साल गुजर गए हैं, हमेशा ये होता रहा है कि हमारे वसीम अकरम प्लस जनाब उस्मान बुज़दार साहब को वफाक से ये आते रहे कि जी आप इसको लगा दें, इसको हटा दें, इसको लगा दें, इसको। तो जो इनके खाते में बहुत सारी ऐसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पड़ती रही हैं, असल में इनका खाता वो आता ऊपर से था, पार्ट इन पे जाता था। ये 3 साल के बाद पहली दफ़ा हुआ है हिलाली साहब कि उस्मान बुज़दार साहब ने अपने तई चीफ सेक्रेटरी के लिए और आईजी पंजाब के लिए, दोनों ओहदों के लिए ये इतलात हैं कि 3-3 पैनल्स, 3-3 नाम पर मुश्तमिल पैनल भिजवा भी दिया है वज़ीर आज़म को कि जनाब मैं चाहता हूँ इनमें से इन अफसरों को लगाएं, ताकि उसमें एक तो नाम ये भी आया था कि शायद चीफ सेक्रेटरी के लिए वो जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पहले ताहिर खुर्शीद साहब, वो भी इनके एक फेवरेट कैंडिडेट हैं। दूसरी बात यह है कि वो कमिश्नर और जो पुलिस चीफ हैं मुख्तलिफ इजला के, उनमें भी तब्दीलियां करना चाहते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि काबीना में तब्दीलियां की जाएंगी, बहुत से लोगों के महकमे तब्दील करेंगे और कुछ लोगों को काबीना से फारिग करेंगे। और ख़ास तौर पर जो जहांगीर तरीन के साथ लोग थे, उस ग्रुप को भी अब उस्मान बुज़दार का ये मानना है कि उनको भी अब जो है ना प्रॉपर साइडलाइन किया जाए और उनको बताया जाए कि अगर आप पूरी तरह से हुकूमत के साथ नहीं है तो फिर आप वजारतों के मजे भी नहीं लूट सकते, फिर आप दूसरे एक्शन करने वाले। हाँ जी, तो ये उन्होंने फैसला किया। ठीक है, अब जरा सीधे पंजाब से चलते हैं कराची की तरफ, जहाँ पर सूरत बारिश ने काफ़ी ख़राब की है। ज़ाहिर है रेनी सीज़न है और पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी, लेकिन इस दफ़ा अब क्या सिचुएशन है वो आप लोग देख ही रहे हैं न्यूज़ स्क्रीन्स पर। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अभी तक पानी खड़ा है और 3 दिन से बारिश हो रही है वक्फे से, लेकिन सूरत हाल वहाँ पर बेहतर नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटर तो बदल दिया गया लेकिन कराची की तकदीर नहीं बदल रही है। क्या इस पर सूरत हाल है? ज़रा पहले तो हिलाली साहब का मौक़िफ़ जानूंगी। हिलाली साहब, क्या सिचुएशन आपको लग रही है कराची में? तो क्या फिर यही समझा जाए कि गवर्नमेंट नहीं ठीक कर सकती, बस कुदरत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया कराची को? 13 साल से कराची जो है रहमो करम पे है। 13 साल हो गए हैं इस पीपीपी के हुकूमत। देखिए, इन्होंने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को बुला के कहा कि नाले साफ करो, उन्होंने नाले साफ कर दिए हैं। जो बारिश आया है ज़्यादा नहीं, मामूली सा है, इससे लगता है ऐसा है कि नाले साफ हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं। मगर सिंध गवर्नमेंट का जो काम था ना, वो तो जाहिर है 13 साल से नहीं हुआ है, तो अभी क्या होगा? केपीटी अंडर क्रॉस डूब गया है, जाके देखें डूबा हुआ है। और हाई कोर्ट के सामने एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, 3 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के तरह जगह भरा हुआ है पानी के। सिंध असेंबली के सामने 2 और ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स लगे हुए हैं। मगर ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये बारिश को खास नहीं था। अगर 100 से 300 मिलीमीटर जो पिंडी में हुआ है, अगर वो होता तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी से घर के अंदर जोहल मंजिल में आ गया है। नीपा पुल खत्म, वॉश्ड आउट। देखिए, तालाब हैं ये सब जगह, काम नहीं करते। 13 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है सुएज का, कराची का। तो बार बार हमें आके एडमिट करना कि ये चला नहीं सकते हैं, कि ये एक फेल्ड स्टेट है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये एक फेल्ड स्टेट है। अब क्या कर सकते हैं? अब आप बिजली पे आ जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं बिजली की हालत। यू नो व्हाट्स हैपनिंग हियर? जानबूझ के बिजली शट ऑफ कर देते हैं। क्यों? अच्छा। इसलिए कि वो बेचारे केई वालों को पता है कि इलेक्ट्रिक्यूशन, 4 तो मर गए हैं ना बिजली इलेक्ट्रिक्यूशन होके। जैसे बारिश होता है, पानी इकट्ठा होता है, फीडर्स को वो स्विच ऑफ कर देते हैं, कहते हैं कि ट्रिप हो गया, मगर ट्रिप नहीं होता है। वो जानबूझ के कहते हैं इसलिए कि उनको पता है कि ये लोग मर जाएंगे। वो कहते हैं बेहतर है कि बिजली ऑफ कर दो कि लोग ना मरे। You've reached that situation। अब झूठ बोल रहे हैं कि ये हमने फीडर ट्रिप विप हो गया। कोई फीडर ट्रिप विप नहीं हुए हैं।
तो मैं आपको कह रहा हूं कि यार ये हमारे कोर्ट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट एक है, 13 साल की मिस गवर्नमेंट्स, करप्शन, कोई अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं। How long is it going to go on? कितनी देर चलेगा? बिल्कुल सही है। लेकिन इमरान साहब, नाले तो साफ कर दिए, लेकिन अगर सीवरेज सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर कैसे पानी नालों तक भी पहुंचेगा? और फिर दूसरी बात वही है कि जो सिर्फ एक वो मसला नहीं है पानी खड़ा होने का, बल्कि जिस तरह हिलाल साहब ने राइटली मेंशन किया कि 1000 और मसले कराची, पिछले साल भी हम इन दिनों में यही कुछ रो रहे थे। ना इशू देखे समझे, सिर्फ एक इशू नहीं है। इशू ये है कि मिसाल के तौर पे आज आप देखें कि जो वहाँ पे अंडरपास है नाजमाबाद वाला, वहाँ पे पानी आ गया, पानी बढ़ गया सारा उसमें, तो वहाँ पे 3 उन्होंने मुख्तलिफ जो पंप्स हैं वो भेजे हैं जो पानी निकालने के लिए। अब अलमिया ये है कि जो 3 पंप गए हैं वो ख़राब थे। जब वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पानी निकालने की कोशिश की है तो पता चला 3 पंप ख़राब हैं। पहले 2 गए वो ख़राब थे, तीसरा भेजा वो ख़राब। यानी आप यहाँ से मशीनरी का अंदाज़ा लगा लें। दूसरी बात, मुझे तो आज सुन के इतना इस पे दुख हो रहा था कि हिलाली साहब केडीए जो है, केडीए उसके चीफ का आज मैं इंटरव्यू देख रहा था एक टीवी चैनल पे, और वो साहब ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो केडीए के साथ हुआ ये है कि चीफ के, उनका ये चीफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि यहाँ पे कुछ आधे लोग एक पार्टी के हैं, आधे लोग दूसरी पार्टी के, और जो पॉलिसी है स्क्रूटनी की, अगर मैं उस पर अमल करूंगा तो केडीए खाली हो जाएगा, यहाँ पे कोई बंदा नहीं बचेगा। और वो चीफ साहब एक और बात फरमा रहे थे, वो कह रहे थे जो केडीए में प्लम्बर थे, प्लम्बर, वो आज एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर के ओहदे पे बैठे हुए हैं। यानी सियासी वाबस्तगियों की बिना पे जो प्लम्बर है कराची केडीए का, वो एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर के ओहदे पे बैठा है। जब इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि केडीए क्या है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह से अगर आप इमरान साहब आपको मैं एक और बात आपके नॉलेज में इजाफा ये कर दूं कि ये जो 16 या 18 लोग जो कल परसों मरे थे, जो आपको पता होगा, उनका जो आग लग गई और वापस एग्जिट सब बंद थे, उसका बिल्डिंग का सैंक्शन और प्लान्स किसने किया है वो सब आप भूल जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उधर 2 फायर इंजन खड़े हुए थे मगर एक ही ड्राइवर था। ऐसे ही है, ऐसे तो एक ही फायर इंजन इस्तेमाल हो सका, जैसे आप ये कह रहे हैं। यार ये आप बात देखिए, दीज आर पीपल आर शेमलेस। वो जो कराची एडमिनिस्ट्रेटर है उसको फौरन कहें इस्तीफा दे और निकल आए प्रेस क्लब के आगे और कहें कि आई डोंट वांट टू बी पार्टी टू मर्डर। अच्छा हिलाली साहब, अब जब उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था तो आपको याद होगा उसी दिन हमने इस प्रोग्राम में उनकी तारीफ की थी और हमने ये इस उम्मीद का इज़हार किया था कि वो जो है ना एक बेहतरी करेंगे, कुछ लेके आएंगे। लेकिन बात ये है कि उनके हवाले से भी जो उन्होंने अपनी तस्वीरें ट्विटर पे शेयर की हैं, जो उन्होंने वीडियोस की हैं, नहीं वो क्या है, उन इलाकों में जहां पानी नहीं है या पानी बहुत कम है, वो उन इलाकों में गए और कह रहे हैं जी देखें यहाँ तो कुछ नहीं। और इसके साथ साथ वो ट्वीट ये कर रहे थे कि जी मैं उन इलाकों में खुद विजिट करके आया हूँ जहाँ पे पानी वानी थोड़ा बहुत है नशेबी इलाकों में, और वो हो रहा है, उसको ड्रेन किया जा रहा है। बात ये है कि वो अच्छी बात है वो गए हैं, लेकिन सिर्फ उनके जाने से मसला हल नहीं होगा। मसला सिस्टम को वैसे सही करें ना, इनकॉम्पिटेंस खत्म करें। आप 13 साल से एक सूबे पे हुकूमत चला रहे हैं और आपने वहाँ पे सिस्टम, सबसे बड़ा जो शहर है कराची की मिसाल तो हिलाली साहब मुझे उस जो है ना बड़े भाई जैसी लगती है कि जो घर के सब लोगों के लिए कमाई करता है, घर वालों का, छोटे बहन भाइयों का पेट पालता है, लेकिन उस बेचारे पे अपने उसके हालात खराब ही रहते हैं। लेकिन हिलाली साहब आखिरी समीना, अगर एफबीआर की हम चीज देखें ना, एफबीआर के दादोशुमार के मुताबिक सालाना इनकम टैक्स की आमदनी में 41.39 यानी तकरीबन 41.5% हिस्सा सिर्फ कराची से है। वो तो सब जानते हैं कि जाहिर है कि सबसे मैक्सिमम पार्ट हमारी इकोनॉमी का वो जी वहां से उठ रहा है, पैसे वहां से आ रहे हैं, लेकिन उसका हाल ये है कि वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लाली साहब, लेकिन पिछले साल तो बड़े वादे किए गए थे, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत बड़ा पैकेज भी अनाउंस किया गया था, बड़े मंसूबे भी तय कर लिए गए थे, शेयरिंग फार्मूला भी हो गया था कि जी कौन कितने पैसे देगा, कैसे होगा। उनमें से कुछ काम हुआ किसी मंसूबे के ऊपर?
नहीं हो नहीं सकता है समीना। 18th अमेंडमेंट के तहत ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। देखिए सीधी सादी बात ये है कि मेरी मासी आई, कहने लगा एक लड़का है मेरा, उसको आप नौकरी दिला सकते हैं। मैंने उसको मुंह पे कहा 7 लाख बीबी, 7 लाख पैदा करो और तुम्हारे को फौरन नौकरी मिल जाएगी। अच्छा वो मानी नहीं, वो सोच रही थी कि मैं मदद नहीं करना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 हफ्ते बाद मेरे दोस्त की थी वो आके उसको कहती है लाली साहब सही कह रहे थे, मैं गई थी, मेरा लड़का भी गया था, 7 लाख मांग रहे हैं। एवरी जॉब, एवरी सिंगल जॉब हैज ए प्राइस, एवरी पोस्टिंग हैज ए प्राइस। फॉर गॉड सेक, तो फिर जाहिर है वहां पे समझे नहीं है, मेरिट पे जब तकर्रुरियां नहीं होंगी तो फिर यही हाल होगा। लेकिन इमरान साहब जो मैंने सवाल हिलाली साहब से भी किया वो ठीक है कि 18th अमेंडमेंट के पास बहुत सारे शोबे जो हैं वो जाहिर है सूबाई गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन जब पिछले साल ये लोग मिल बैठे थे इन्होंने तो बाकायदा तय कर लिया था ना कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से कौन सा काम कौन सी गवर्नमेंट करेगी, तो क्यों नहीं उस पर कोई हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आई? मुझे तो अब ये बताएं कि आज तक, फिर मैं कहूँगा तो लाली साहब भी बुरा मनाएंगे, असल तो मसला ये है कि सूबाई हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया और वफाकी हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। कहाँ है कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान इन्होंने बनाया था, कहाँ था वो 1100 अरब रुपए जो आपने कराची पे खर्च करने थे? भाई बात ग्रीन लाइन मंसूबा के चले उसको तो छोड़ दें, और फिर वो जो मैं कहता हूँ समीना उस बात को छोड़ दें, कोई एक चीज बता दें आपके इस पे चले हमने कर दिया। कराची में कोई मसला आज तक किसी गवर्नमेंट ने इन्होंने हल ही नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी की हम बात करें या उससे पहले MQM की बात करें, देखें इन्होंने दहाइयों की दहाइयाँ कराची पे हुकूमत की है, लेकिन इन्होंने जो इस शहर का बेड़ा गर्क कर सकते थे उसके अलावा कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ अब भी अगर FWO जाके वहाँ पे नालों की सफाई कर सकता है तो ये अब भी अगर उनसे कह दें, किसी और से कह के, अगर ये वाकई ये नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप हर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पैसे लेके होगी जहाँ पे जिस तरह लाली साहब कह रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि फिर जब आप वहाँ पे कोई PN हो या MD हो, वो काम करेगा या पैसे कमाएगा? उसे तो ये पता होगा कि मैंने 7 लाख दे के या 7 करोड़ दे के ये पोस्टिंग हासिल की है, तो वो फिर उसके बदले उसको 10 गुना ज़रब दे के पैसे कमाएगा। बिल्कुल। और लेकिन मैं तो इस बात पे हैरान होती हूँ इलाही साहब, इमरान साहब, कि ये लोग तो इलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं खुद को पीपल्स पार्टी, तो ये जब दोबारा जाएंगे अगले इलेक्शन में कराची से वोट मांगने, तो फिर इलाही साहब क्या रिएक्शन होगा? चले अंदरून सिंध तो लोग नहीं इनको कुछ कह रहे, लेकिन कराची के लोग क्या रिएक्ट करेंगे इनके वोट मांगने पर? आपने देखा था 249 पे जब वो मिफ्ता इस्माइल खड़ा हुआ था और सबको कह रहा था कि अल्लाह के फजल से मैंने बड़ा इस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स किया है और मैं जीतने का बड़ा अच्छा इम्कान है और ये वो है, और जीत रहा था 6-7 बजे। फिर कोई एक मिनिस्टर उधर गया इधर का और उसके बाद रिजल्ट उल्टी हो गई। देखिए 30-40 हज़ार ये बोगस वोट्स हैं। मैं कह रहा हूं, बार बार मैं कहता हूं, हर कंस्टिट्यूएंसी में इनको पता है, मगर दे डोंट डू अ डैम थिंग। क्यों समझते हैं कि ये पागल होके हमारा प्राइम मिनिस्टर फिर रहा है वोटिंग मशीन? वो इसलिए कि ये 30,000-40,000 जो वोट्स हैं, जो भी इनको कमांड करता है, कंट्रोल करता है, जो भी टीचर्स होते हैं जब वो अपॉइंट किए जाते हैं टू इलेक्शन इन्विजिलेट करने के लिए, वी नो दोस टीचर्स आर, हमें सब चीज पता है इनके बारे में। चले बहरहाल देखते हैं जी। तो मशीनें भी आ जाएंगी तो हमला तो वही होगा लेकिन तो मशीनों को भी मैनूवरिंग करना जो है बहुत आसान है, और हाथ में तो वो मशीनें बंदों की होंगी। हाँ, और असल बात ये है कि अभी तक उस मशीन में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अभी तक उसमें ये नहीं पता कि आप अगर एक बंदा एक वोटिंग स्टेशन पे कास्ट कर रहा है वोट, तो अगली दफा कैसे पता चलेगा कि दूसरे पे उसने? चलें देखते हैं जी इस हवाले से क्या आखिर में रिजल्ट है। लेकिन बहरहाल जो भी आए, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, असल कंसर्न तो बेसिकली वही है कि आवाम के मसाइल हल होने चाहिए, और कराची के मसाइल तो दहाइयों पर मुहित हैं, अब तो इन्हें हल हो ही जाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो अफगानिस्तान में बनती नई गवर्नमेंट की बात करेंगे, और सबसे आम बात ये कि DG ISI ने वहाँ पर दौरा किया है, तो इस दौरे की क्या अहमियत है और क्या अब आने वाले दिनों में हम अफगानिस्तान में देखने जा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है, कैबिनेट में नाम शामिल किए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और 2-4 दिनों में
ज़ाहिर है कि सारी हुकूमत साजी मुकम्मल हो जाएगी, नाम भी सामने आ जाएंगे। इस दौरान मुख्तलिफ जो आलमी रहनुमा हैं वो भी तालिबान के साथ राब्ते कर रहे हैं और इस सिलसिले में एक अहम वफ्द आज पाकिस्तान से भी काबुल पहुंचा है DGISI की सरबराही में, और उन्होंने अहम मुलाकातें भी की हैं और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हुई है। तो ये दौरा कितना अहम है और आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात होंगे, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या सिचुएशन होगी, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि जनाब तालिबान अब आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, किस तरह की गवर्नमेंट बनने जा रही है। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए कितना इम्पोर्टेंट है ये DGISI का दौरा और क्या चीज़ें आपके ख्याल से ये डिस्कस हुई होंगी? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने उस आदमी को बुलाया है जिसका काम है कि अफ़गानिस्तान के पूरा हर फैसेट ऑफ अफ़गानिस्तान को स्टडी करे। ये उसका काम है, टू अंडरस्टैंड अफ़गानिस्तान। इसलिए कि उनका एडवाइस जो होता है वो आर्मी चीफ ऑफ गवर्नमेंट को जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि तालिबान ने इनको बुलाया है। वो अभी उनको कहेंगे हमें आपसे एज अ फ्रेंडली कंट्री पॉलिटिकली क्या ज़रूरत है, डिप्लोमेटिकली क्या ज़रूरत है, इकोनॉमिकली क्या ज़रूरत है और सिक्योरिटी वाइज आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या चाहते हैं आपसे। ज़बरदस्त, यही होना चाहिए। वो बताएंगे हमें और फिर हम कैसे कहेंगे उनको कि हम क्या कर सकते हैं और दूसरों के साथ मिलके हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर कहता हूं, ये जो बदला आया है, ये जो तालिबान आए हैं, इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता था अफगानिस्तान में। एक वो कठपुतली है, वो सेटन का बफून मूडी के कठपुतली चले गए हैं, अमेरिका के कठपुतली चले गए हैं, और ये हिंदुस्तान से अटैक्स जो आ रहे थे वो हम बच गए हैं। काबुल के मर्सनरीज जो दर्री स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग वो थे काबुल में, उनसे, उनके गालियों से TTP अंडर कंट्रोल इंशाअल्लाह आएगा, दाइश आएगा। तो 1 लाख हमारी फौज को फ्री टू बी रीडिप्लॉयड एल्सवेयर। इससे बेहतर क्या डेवलपमेंट हो सकता था पाकिस्तान के लिए? कुछ नहीं। और साथ साथ इन बेचारों की हालत देखें। ज़मीना, 1 मिनट, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान से 1,10,000 लोग इवैक्यूएट हुए हैं 10 दिन में। आपको मैं ड्रामेटिकली बताना चाहता हूं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ऐसा है कि जापान में आप एक और एटम बॉम्ब हिरोशिमा का साइज का आप ड्रॉप करें और तादाद में वो मिडिल क्लास फैमिलीज जो निकल रहे हैं, उनका ब्रेन ड्रेन जो है इतना हो रहा है जापान को। एक वाकया से जो 1,10,000 लोग गए हैं। माय गॉड, ये अनपैरेलल्ड है इन हिस्ट्री। अभी इनको रिप्लेस कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो अफगानिस्तान, और ये बात तो जब ये इनकलाब ही हो रहा था ना हिलाल साहब, उस वक्त भी ये बातें डिस्कस हो रही थी और तालिबान रोक भी रहे थे कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्रेन्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी तो हमें ज़रूरत है अफगानिस्तान में, उनको यहाँ पे होना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट की मदद कर सके आगे चीज़ें चलाने में। तो ये चीज़ें अंडर डिस्कशन रही हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आती हूँ दोबारा हिलाल साहब, हमारे पास है ठीक है, मैं अभी दोबारा भी आती हूँ। मैं ज़रा इमरान साहब को भी इसमें शामिल करूँ। इमरान साहब, कुछ लोगों की राय ये भी है कि पॉलिटिकली पहले इंगेज किया जाता, अगर यानी पहला कोई हमारा पॉलिटिकल वफ्द जाता काबुल में तो ज़्यादा बेहतर होता। आप यूँ कह लें कि ज़रा वो उसके बेहतर नज़र आने में भी ऑप्टिक्स बेहतर होता है कि जी पॉलिटिकली इंगेज किया गया। नहीं, मेरी बात सुनिए, हमने हर काम सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ही करना है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया है। जनरल फैज़ जो हैं उनका आप एक मामले को समझे कि बतौर DGISI अफगानिस्तान के इश्यूज पे उनकी बड़ी खिदमात हैं, उनकी बड़ी इस पे मामलात हैं और बड़ी वहाँ पे उनके लोगों से ताल्लुकात हैं। उन्होंने बड़ा इस पे सर्व किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि तालिबान ने अगर उनको बुलाया तो ऐसे नहीं बुलाया। अच्छा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया तो अभी तक अभिनंदन को जो हमने चाय पिलाई थी वो नहीं भूला था, तो आज जो तस्वीरें आई हैं और जिसमें जनरल फैज जो हैं कावा पी रहे हैं, वो ये प्याले भी नहीं भूलेंगे। इससे उनकी जो अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की जो सरमायाकारी थी ना, समझे आज वो उस कहवे की प्याली में डूब गई है। आज वो डूब गई है। अब बात ये है कि जनरल फैज का जाना जो था ना वो बड़ा जरूरी था और वो अपने साथ लोगों को भी लेके गए और वो जो
खास तौर पे सिक्योरिटी के हवाले से और जो ऑप्टिक्स के लिए भी बड़ा जरूरी था। हाँ जी, ऑप्टिक्स उस हवाले से अब पॉलिटिशियंस भी जाएंगे, उनको जाना भी चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था जिन्होंने असल में काम करना है। लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि आज इसके जाने से ना सिर्फ ये कि तालिबान का एतमाद और बड़ा होगा, बल्कि आप देखेंगे फ्यूचर में पाकिस्तान जो है उसको बड़ा फ़ायदा होगा इससे। और जो अगर कहीं कुछ छोटी मोटी गलत फहमियाँ या इस तरह की चीज़ें थी वो भी दूर करने में बड़ी मदद। और इमरान साहब आपकी बात की सपोर्ट में कि जो पाकिस्तान का मेन कंसर्न है वहाँ पर जो टीटीपी के दाइश के हवाले से ये वो तो जाहिर है वो एक्टिविटीज सिक्योरिटी रीजंस जो हैं वो तो जाहिर है कि हम मिलिट्री बहुत सारी वक्त देखेगा ना जाके बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज भी नहीं की जाती। हो सकता है कि आज वाले दौरे में तालिबान को हमारी तरफ से कुछ लिस्ट भी दी गई हो, कुछ कहा भी गया हो और ये भी बताया गया हो कि ये लोग यहाँ मौजूद हैं, आप इनके साथ इस तरह से करके तो इन चीज़ों को मेक श्योर करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आज के इस दौरे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, मुस्तहकम होंगे। और फिर आप याद रखें पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने चीन को सबसे पहले रेस्क्यू किया था, इसीलिए आज तक चीन के साथ हमारी अटूट दोस्ती है। इसी तरह अगर आप आगे बढ़ के रेस्क्यू करेंगे तालिबान को, अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान भी आपके साथ उसी तरह से दोस्ती करेगा। और जो थोड़ी बहुत गलतफहमियां आ जाती हैं वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। लेकिन लाली साहब जी कर लीजिए आप। क्या मैं थोड़ा उसकी हुकूमत साजी के हवाले से भी आपसे सवाल करना चाह रही थी कि बातचीत तो इन्होंने सारे ग्रुप से की है, नॉर्दर्न अलायंस से भी की है और सबसे, आप समझते हैं कैबिनेट भी इसी तरह इनकी हर तरह के लोगों की रिप्रेजेंटेशन के साथ बनेगी? देखिए ये इनका काम है और इनको पता है इनकी क्या ज़रूरत है, इनको पता है कि डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो इतना तो उन पे छोड़ दें। बरादर जो है एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस्ड आदमी है और उसने निगोशिएशंस हैंडल किए हैं और इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर डे फैक्टो अफगानिस्तान का है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि हमारे लोग, हमारे अवाम ये भी समझें कि इस वक्त क्या हालत है अफगानिस्तान की। देखिए 5 लाख लोग तैयार हो रहे हैं बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए और होंगे और क्रॉस करेंगे अगर 2-3 चीज़ें जल्द से जल्द ना हुआ। नंबर 1, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल आज अनाउंस किया है कि 8 कॉन्फ्रेंस हो रहा है अफगानिस्तान के लिए, साथ साथ 20 मुल्क इकट्ठे होके उन्होंने भी कहा है कि हम मिलेंगे आज और हम मिलेंगे और अफगानिस्तान को एड देंगे। अफगानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उनके पास करेंसी रिजर्व्स नहीं हैं, अमेरिका ने उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिया है। अब मैं रेकमेंड करना चाहता हूं जो लोग सुनते हैं कि हम, और ख़ास तौर हमारे गवर्नमेंट वाले अगर इस टाइम वो जाग रहे हैं और कुछ चीज़ सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हुआ ये है इस दुनिया में एक IMF और वर्ल्ड बैंक के पास एक पावर है। वो क्या पावर है? वो पावर ये है कि जो मुल्क पलप रहा है उसको मदद करने के लिए खासे उनके पास पावर्स हैं। ठीक, उस पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वो इस मुल्क के बैंकिंग सेक्टर, करेंसी सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर को बहुत सारा मदद लीगली कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उनको ये करना चाहिए और वो पर्टिकुलर क्लॉज जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारा जो UN में डेलीगेशन है और UN की सेक्रेटरी जनरल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अभी बात भी हुई है लाली साहब, और उस पर ये अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उस पर बड़ी डीप उनकी बात हुई है। इमरान साहब इस पे आप एक लास्ट कमेंट कर दें, लास्ट मिनट। ये बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक इनिशिएटिव और लेना चाहिए, ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स को और एक्सपर्ट्स को, हुनरमंद पाकिस्तानियों को वहां भेज के रियासती ढांचे के क़याम में मदद देनी चाहिए ताकि वहां पे ये सूरत हाल बेहतर हो। और क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक और IMF जो हैं वो अमेरिका के इशारे के बगैर कुछ नहीं करेंगे, तो हमें दे सकते हैं, एक्सपर्ट्स तो नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है जनाब, वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन प्रोग्राम देखा, देखते आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल डेवलप होती है। जाहिर है कि इसके हवाले से हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन आप तक पहुँचते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।